हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अलका गोयल। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स के आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं संसदीय शासन व्यवस्था का पार्ट 3। स्टूडेंट्स, पिछले 2 वीडियो में, पहले वीडियो में आप संसदीय शासन व्यवस्था की सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। दूसरे वीडियो में मैंने संसदीय शासन व्यवस्था के गुण और विशेषताएं बताई हैं, और आज हम 3rd पार्ट में पढ़ेंगे संसदीय शासन व्यवस्था के गुण और दोष। स्टूडेंट्स, कोई भी व्यवस्था होती है उसकी कहीं ना कहीं उसका व्याख्यान होता है, उसका एनालिसिस होता है कि वह व्यवस्था कितनी सही है और कितनी गलत है। और निश्चित रूप से कोई भी व्यवस्था हो, कुछ भी कार्य हम करते हैं, उसकी आलोचना या उसका प्रशंसा अवश्य होती है। इसी प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था है। तो जानते हैं इसके क्या क्या गुण हैं जिसके कारण ये व्यवस्था दुनिया के इतने देशों में प्रचलित है और भारत में इतने वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है उत्तरदायी सरकार। इस व्यवस्था को सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व के लिए जाना जाता है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में जो मंत्री होते हैं वह अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और संसद के व्यक्ति यानी सांसद जो होते हैं वो विभिन्न तरीकों से जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, इन तरीकों से मंत्रियों पर, सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। यानी वह प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार की जो भी किसी मंत्री ने कार्य किया है उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी चर्चा कर सकते हैं कि ये कार्य क्यों हुआ, क्या हुआ। आप अक्सर देखते होंगे कि जब टीवी पर संसद की कार्यवाही आती है, उसके सत्र आते हैं, तो बड़ा ही हुड़दंग होता रहता है, मेज को थपथपाया जाता है, बार बार तेजी से बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो विपक्षी सदस्य होते हैं या सामान्य मतलब जो संसद के जो भी मेंबर्स होते हैं वो मंत्रियों से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे जवाब चाहते हैं। स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं कि ये जो कार्य, जो वार्ता चल रही है या ये जो विचार विमर्श चल रहा है उसको, या कार्रवाई चल रही है उसको अभी वर्तमान में स्थगित किया जाए। और बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसके द्वारा ऐसी सरकार को हटाया जा सकता है जो सरकार जनता के विश्वासों पर खरी नहीं उतर रही है। तो ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है उत्तरदायित्व। दूसरी चीज है निरंकुशता का प्रतिषेध, यानी जो सरकार है वो निरंकुश नहीं हो पाती है। स्टूडेंट, जब बार बार किसी सरकार को ये डर सताता रहता है कि मैंने कुछ भी गलत किया तो मुझे संसद टोक देगी, मेरे प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास कर देगी, कटौती प्रस्ताव ले आएगी, निंदा प्रस्ताव ले आएगी, या चूंकि प्रजातंत्र है तो जो मीडिया है वो भी बहुत प्रभावशाली है, तो छोटी छोटी बातें बहुत मतलब जैसे कहें ना कि उसका बहुत प्रचार प्रसार हो जाता है, इसलिए सरकार निरंकुश नहीं हो पाती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था इसलिए भी बहुत अच्छी है कि यहाँ पर जो सरकार है वो किसी प्रकार की निरंकुश प्रवृत्ति नहीं अपना सकती है, और विभिन्न प्रस्तावों के द्वारा, विभिन्न चर्चाओं के द्वारा, विभिन्न प्रश्नों के द्वारा जो विपक्षी दल है या फिर जो संसद के सदस्य हैं वह इस पर प्रतिबंध लगाए रखते हैं। इसके अलावा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी बात है कि विपक्षी दल जो होता है वह कभी भी सरकार बनाने के लिए तैयार रहता है। यदि सत्तारूढ़ दल अपना विश्वास खो देता है तो विपक्षी दल सरकार के लिए आमंत्रित किया जाता है विपक्षी दल को, और विपक्षी दल अपना एक वैकल्पिक मंत्रिमंडल तैयार रखता है जिसको छाया मंत्रिमंडल कहते हैं, जो हमारे यहाँ पर भी थोड़ा बहुत परंपरा में प्रचलित है। हालांकि ब्रिटेन में इसका ज़्यादा प्रचलन है, लेकिन हमारे यहाँ पर भी ये एक तरह से तैयार रहता है। छाया मंत्रिमंडल का मतलब है कि ये पता रहता है कि अमुक सरकार के आने पर कौन व्यक्ति गृह मंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा, कौन विदेश मंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, या अन्य विभागों को कौन संभालेगा। तो इस तरह से नए चुनाव के बिना ही वैकल्पिक सरकार जो है वो तैयार रहती है, और आवश्यकता पड़ने पर वो उन कार्यभार को तुरंत संभाल लेती है।
इसके अलावा इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये जो इसमें प्रतिनिधित्व होता है वो व्यापक होता है, क्योंकि सरकार में जो व्यक्ति आते हैं, प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों का चयन करता है मंत्रियों के रूप में, वह सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। वो ये पूरा प्रयास करता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह से इसमें व्यक्ति आए, हर धर्म के व्यक्ति आ जाएं, हर वर्ग के व्यक्ति आ जाएं, हर पेशे के यानी जो जिनका जो आजीविका है उससे संबंधित व्यक्ति भी इसमें आ जाएं। इस प्रकार से वो चाहे छोटा मंत्रिमंडल हो, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा हितों के व्यक्ति को इसमें स्थान देने का प्रयास करता है। हालांकि दल के प्रति निष्ठा का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा जो संसदीय व्यवस्था है उसमें कुछ दोष भी हैं स्टूडेंट्स, और एक दोष तो यह है कि जो सरकार है वो अस्थिर सरकार है ये, यानी इस सरकार को कभी भी गिराया जा सकता है। इसकी कार्यकाल की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी इस सरकार को गिराया जा सकता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि भारत में मध्यावधि चुनाव हुए, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को गिराया गया है। तो यहाँ मैंने कुछ जैसे मोरारजी देसाई, चरण सिंह, ये सरकार 1977 में जो आई थी वो 3 प्रधानमंत्री 2-3 साल में ही बन गए थे। इसके अलावा चंद्रशेखर, देवगौड़ा, गुजराल, इनकी सरकारें तो बहुत कम समय, एक साल 6-7 महीने, इस तरह की सरकारें भी हमारे यहाँ रही हैं। तो इस तरह की अनिश्चितता हमारे यहाँ पर रह चुकी है। इसके अलावा नीतियों की भी अनिश्चितता रहती है, क्योंकि भारत सरकार का कोई पता नहीं रहता है कब सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कभी भी इसके जो अनिश्चितता के बादल मंडराते रहते हैं और सरकार गिर सकती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल निरंकुश हो जाता है। जब ऐसा लगता है कि सरकार पूर्ण बहुमत में है तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल निरंकुश हो सकता है। और सरकार कई बार ऐसी, जब बहुत ज़्यादा स्पष्ट बहुमत होता है तो सरकार असीमित शक्तियों का प्रयोग करती है, जिसकी वजह से व्यक्तियों के अधिकार भी संकट में आ जाते हैं। जैसा कि 1976 में, जबकि 75 में जब उनकी सरकार को अवैध घोषित करने की बारी आई इंदिरा गांधी के चुनाव को, तब उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया। तो इस प्रकार की स्थिति भी सामने आ जाती है। इसके अलावा ये शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध में है, क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक हो जाती है। इसमें व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। और होता क्या है कि व्यवस्थापिका में चूंकि बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है, और वह अपने अनुसार किसी भी विधेयक को पास करवा लेता है, अपने अनुसार वो सरकार चलाता है, अपने अनुसार वो संसद को चलाता है। तो इस प्रकार से शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है वो यहाँ फेल हो जाता है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका दोनों ही एक साथ मिलकर के यहाँ पर कार्य करती है। इसके अलावा अकुशल व्यक्तियों का शासन भी कहा जाता है कि ये प्रशासनिक कुशलता से वो नहीं होते हैं, परिचित नहीं होते हैं, क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। और जो प्रधानमंत्री होता है वो अपने पसंद के व्यक्तियों को अपने जो सरकार है उसमें स्थान प्रदान कर देता है। और जो मंत्री होते हैं वो भी प्राय संसदीय कार्यों में, बैठकों में, या कहीं उद्घाटन और इनमें, या कहीं सरकार लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, तो इसलिए वह ढंग से कार्य नहीं कर पाते। इस प्रकार का आरोप भी संसदीय व्यवस्था पर लगता रहता है। स्टूडेंट, फिर भी जो इतनी मूल्यों की हम गिरावट देख रहे हैं, लोगों का विश्वास थोड़ा कम हुआ है इसके प्रति, हम ये देख रहे हैं। और ऐसा भी कई बार आवाज़ उठती है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाए, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जिन देशों में संसदात्मक शासन नहीं है, जहाँ अध्यक्षात्मक शासन है, क्या वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? क्या वहाँ पर उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है? क्या भारतीय परिस्थितियों के लिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था सही रहेगी? इन सबको देखकर ही हमें ये व्यवस्था अपनानी चाहिए। और यदि हम कई जगह पर इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं, कई स्थानों पर खरीद फरोख्त के विधायकों के, कि इन को इस प्रकार से खरीद लिया गया विधायकों को, और उसके द्वारा फिर बहुमत सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, तो ये सब देखिए सामान्य घटनाएं हैं।
और संसदीय शासन प्रणाली हो या अध्यक्षीय, ये व्यवस्था कहीं पर भी आ सकती है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें ही हम और अच्छाई लाने के प्रयास करें और उसको शुद्ध करने के प्रयास करें, ना कि हम जो व्यवस्था हमने ये कहें कि अपना रखी है और जो सफलतापूर्वक काम कर रही है उस व्यवस्था को हम जड़ मूल से समाप्त कर दें। तो स्टूडेंट, आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी बातें मैंने वीडियो में आपको बताई हैं। आपको यदि विशेषता जाननी है तो आप पहले वीडियो मेरे देखिए, संस्थात्मक शासन व्यवस्था का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, ये व्यवस्था क्यों अपनाई गई, ये मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में भी आपको बताया है, और इस व्यवस्था में क्या गुण दोष है ये आपने थर्ड पार्ट में जाना। तो आशा करती हूँ स्टूडेंट मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे जो पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स मेरा जो चैनल है उसके अन्य वीडियोस को देखते रहिए और कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको आप जरूर लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।